अब मैं कह रहा हूं मुझे ये सम कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने स्टैटिक कर दिया। सम में मैं भेज रहा हूं 9। अरे भाई इधर भेजना, यहां से जो भेज रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने वाला बंदा कौन है सम के अंदर? ये 99 कहां जाएगा? इस n के अंदर। तो n क्यों लिया तुमने? जिससे सर जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू स्टोर हो जाए आके n में। वैसे ही हमने लिया यहाँ पे u, हमने कहा कभी भी अगर इस वाले u की बात करें तो क्या है यहाँ पे, हमने कहा ये लोकल वेरिएबल है किसका, इस वाले कैच का, और उसका टाइप क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। मींस कभी भी अर्थमेटिक टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हो, एक ऑब्जेक्ट बने, तो उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए हमने u लिया है एक रेफरेंस वेरिएबल। जैसे n में हम कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं ना, वैसे ही हम u में वो ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं। कौन सा? अर्थमेटिक वाला। इस वाले u में कौन सा स्टोर होगा? क्या सर दोनों सेम होने चाहिए? उनका जो मन करे वो करो। यहाँ पे e भी तो करा था एक बार हमने। अब देखो यहाँ पे u पे एरर आ गया क्योंकि u तो इसका लोकल वेरिएबल है, इस वाले कैच में थोड़ी ना आ जाएगा। तो यहाँ पे e डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो भी ऑब्जेक्ट बना उसी से बोला तुम्हारा प्रिंट स्टैक ट्रेस कॉल करना है। ठीक है, ई क्या है सर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो एक रेफरेंस वेरिएबल रखा हुआ है हमने, इसके अंदर क्या स्टोर होगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन वाला ऑब्जेक्ट। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है, आई हो ई हो यू हो, जो भी तुम्हें इसमें देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आई अभी यू लिया था, ई लिया है, तो अभी ये मत सोचना कि रेफरेंस वेरिएबल वॉवल टाइप का ही होना चाहिए, है ना। एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हो, है ना, जो मन करे वो रख लेना भाई। क्लियर है? तो बस ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर होगा आगे, जिस टाइप का एक्सेप्शन क्रिएट होगा। सर ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो हम कर देंगे। अच्छा ये वाली बात तो मैं समझा चुका हूं ना कि अगर एक्सेप्शन आता है जिस लाइन में, उस लाइन से रेस्ट जो ट्राई ब्लॉक होता है वो इग्नोर होता है। अगर आप यहाँ भी आके देखोगे तो एक्सेप्शन कहाँ आया? लाइन नंबर 12 पे आया है। कौन सी है लाइन नंबर 12? कुछ चेंज किया? अच्छा हमने कोड चेंज कर दिया, अब रन करते हैं। तो एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है? 21 पे आ रहा है। तो 21 लाइन के बाद का जो भी ट्राई का कोड था क्या वो चला है? तो इग्नोर हो गया ना रेस्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक। एग्जीक्यूट क्या हुआ? कैच। कौन सा कैच चला है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला कैच चला। पहले यहाँ आके उसने मैच किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैच नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट लेके आया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का। इनने कहा हम तो रेफरेंस वेरिएबल लेके बैठे हैं एरे अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप का, तो मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये वाला कैच नहीं चलेगा। अगले वाले से मैच किया, उन्होंने कहा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, उन्होंने कहा हाँ कर दो इसको एग्जीक्यूट। ये वाला कैच चला, इसने बोला ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कॉल करो। प्रिंट स्टैक ट्रेस ने इतना आउटपुट दे दिया, उसने आपका नाम, रीजन और लोकेशन प्रिंट करवाई और काम खत्म उसका। फिर उसके बाद बाकी का जो रेगुलर फ्लो था आपका वो एज इट इज मेंटेन रहा। मींस ग्रीटिंग वाले मैसेज और सक्सेसफुली टर्मिनेट वाला मैसेज प्रिंट हो रहा। सही है? ठीक है, ये वाला प्रोसेस तो हमने उस दिन भी समझ लिया था, बट मल्टीपल कैचेस में आ गए हम तो वो देख लेते हैं। हमने 2 कैच लगाए हैं, हम 10 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, है ना। कैसे चलते हैं देखो, अभी आपके 2 कैच लगे हैं तो सिर्फ 2 तरह का एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। अभी हमने सुना था स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकता है। अब मैं सम हटा दूं ना, ये तो समझाने के लिए था भाई। समझ में आ गया ना? जिसका भी डाउट था वो एन यू किस लिए था? यस सर। ठीक है भाई। तो अब हमने कहा एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं str, इसमें नल रख देते हैं। अभी तो नल है बाय डिफॉल्ट, भी हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू नल होती है, लोकल है इसलिए हमने इसमें नल असाइन कर दिया। अब अगर मैं कहूं भाई यहां आके इनसे बोलूं तुम ना इंडेक्स ऑफ 2 को प्रिंट कराओ, और 2 इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता है ना, 16 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला एक काम करिए एसटीआर वाले भाई साहब, तो अपनी लेंथ बताओ कितनी है। अरे लेंथ, ये मेथड तो बहुत बार कॉल कराए होगे, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो प्रिंट होगी, और स्ट्रिंग में अभी क्या है? नल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट असाइन हुआ ही नहीं है। तो क्या सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल से आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो यहां पे एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नल पॉइंटर ऑब्जेक्ट को वो लेके जाएगा कैच से मैच कराने। क्या भाई तुम लेते हो नल पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट? ये कहेगा हम तो नहीं लेते। बोले अगले वाले से पूछे तुम ले लोगे क्या? हम भी नहीं लेते। आगे देखा कोई कैच ही नहीं है, मतलब दो बंदे थे हैंडलर, दोनों की रेंज से बाहर है ये ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? जीवीएम उसको टर्मिनेट करा देगा। अगर मैं रन करूं तो क्या हो रहा है? उन्होंने कहा लाइन 16 प्रिंट हुआ यहाँ पे, एरे ऑफ 2 यही तो प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे ही स्ट्रिंग डॉट लेंथ वाला मेथड कॉल हुआ, वैसे ही ये बोलता है एक्सेप्शन इन थ्रेड में कौन सा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज स्ट्रिंग इज। कहां पे आया प्रॉब्लम? ये 15 पे आया सर। 15 लाइन ही है ना ये। तो सर हमारे जो हैंडलर है ना वो दो हैं, दोनों हैं अलग अलग टाइप के। कोई भी एनपी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं लेता, इसलिए सर ये प्रॉब्लम आई। तो अगर मुझे वो भी हैंडल करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और कैच लगाना पड़ेगा और इसके अंदर लिखना होगा नल पॉइंटर एकदम सही आया। क्यों सर? स्टैंडर्ड बस फॉलो करना है। ठीक है, अभी इसको कुछ चेंज करना है नहीं। ई अब वेरिएबल का नाम कुछ और कर दो, एन कर दो, यहाँ पे भी एन कर दो। एन में आके स्टोर हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। एन डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस को कॉल करेंगे तो इससे हमें क्या पता लगेगा? उनका नल, उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन की सारी प्रॉपर्टी प्रिंट करा देगा, टाइप भी बता देगा, डिस्क्रिप्शन भी बता देगा और लोकेशन भी बता देगा। इसलिए हम हर एक कैच के अंदर प्रिंट स्टैक ट्रेस कॉल करवा रहे हैं। रन कर दें। इस बार तो सही चल रहा है, मतलब एक्सेप्शन आया, उसने रीजन बता दिया ये प्रॉब्लम है, बट बाकी का प्रोग्राम तुम्हारा एज इट इज चला। हाँ सर, लेकिन ये वाला कोड तो सर नहीं चला। नहीं चलेगा क्योंकि हमने सुना था कि जिस लाइन में एक्सेप्शन आएगी उस लाइन के बाद वाला कोड जो होगा ट्राई का वो स्किप हो जाता है, होता है ना। यही रीजन है कि ट्राई के अंदर आप सारा कोड नहीं लिखते। ट्राई के अंदर सिर्फ कौन सा कोड लिखना है? वो कोड जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, मतलब रिस्की कोड ही लिखा जाता है ट्राई के अंदर। अगर एक ही ट्राई का अंदर हम सारा कोड लिखते तो हमें पता नहीं चलता। हमने कहा अगर ऐसा प्रावधान होता कि मैंने कहा लेंथ कॉल किया, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, कैच चला, वापस से अगर वो अगली लाइन कंटिन्यू कर लेता यहीं से, तो उन्होंने कहा बचे हुए ट्राई कैच लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही बार ट्राई लिखते, उसी के कैचेस लगा देते, काम खत्म हो जाता। एक ही ट्राई लगाने की जरूरत थी ना फिर तो। ऐसा नहीं होता। जो रिस्की कोड है वो ट्राई में डालो, जो रिस्की नहीं है उसे बाहर रखो। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन अगर ऊपर आया तो नीचे वाली स्टेट में चलती नहीं है। लेकिन सर दूसरा कोड है वो भी रिस्की है तो उसके लिए अलग ट्राई कैच लगाओ। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे करनी होती है। सर हमें सारी एक्सेप्शन के लिए ट्राई, अगर एक मेथड में 5 तरह का एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या करें? उन्होंने कहा एक ट्राई लगा के 5 कैच बना सकते हो, या सबके लिए ट्राई कैच अलग लिख सकते हो, या आपको जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना वो एक फीचर और प्रोवाइड करती है। वो कहती है अगर तुम अपने मेथड में एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना चाहते ना तो ट्राई कैच मत लिखो, आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्रोज करा सकते हो, थ्रोज करा सकते हो। अब वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं सर 3 तरह का एक्सेप्शन आ रहा है तो 3 हैंडलर तो लगाने पड़े। अब कौन सा कैसे चलता है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? उन्होंने क्या एग्जीक्यूट करेंगे ट्राई ब्लॉक को। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो क्या होगा? जितने भी कैच है ना, एक एक्सेप्शन 1 के लिए था, एक एक्सेप्शन 2 के लिए, एक्सेप्शन है, मतलब जितने भी कैच लगाए हैं वो सारे स्किप होके कहां जा रहा है? एग्जीक्यूट स्टेटमेंट आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन ही नहीं आया तो हैंडलर की जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने कहा आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आई तो तुम क्यों उस प्रधान को, क्यों उस सीएम को फोन क्यों करोगे? नहीं करोगे ना। जरूरत कब पड़ेगी? जब हमारे कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम आएगी तभी हम उस हैंडलर को बुलाएंगे, उससे पहले हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो हैंडलर की जरूरत कब नहीं है? जब एक्सेप्शन नहीं है। तो एक्सेप्शन नहीं होता था तो यहाँ भी तो देखा था इफ एक्सेप्शन नो तो इग्नोर कैच ब्लॉक। यहाँ भी तो वही हो रहा है, अगर एक्सेप्शन ही नहीं आया तो इग्नोर हो जाएंगे सारे कैच, कैच के बाहर वाला जो कोड होगा वो चलना स्टार्ट होगा। इफ एक्सेप्शन आया तो बोलेगा फाइंड एप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक टू एग्जीक्यूट। अब एप्रोप्रिएट फाइंड करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैचेस हैं।
अप्रोप्रिएट मतलब क्या है सर? उन्होंने कहा जिस टाइप का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है उस टाइप का एक्सेप्शन, उस टाइप का कैच सर्च करेगा। अब नल पॉइंटर का हुआ है तो थोड़ी ना अर्थमेटिक वाला चला के काम खत्म हो जाएगा, नल पॉइंटर वाला ही सर्च कर रहा होगा। तो अप्रोप्रिएट का तो यही मतलब है। उनका एक्सेप्शन आया नल पॉइंटर का और आपने दे रखा था 2 पे नल पॉइंटर, तो सबसे पहले आके 1 को चेक करेगा, नहीं हुआ, फिर दूसरे को चेक करेगा, यहाँ मैच हो जाएगा, इसको चला के बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। बचे हुए 5 कैच और थे सर, तो उनका उनको देखना भी नहीं, उसको एक कैच चल गया ना, हैंडल हो गई प्रॉब्लम, चलो बाहर, आउट ऑफ द कैच ब्लॉक। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ चुके हैं। जो रिस्की कोड होगा वो तो हम लिख देंगे ट्राई कैच के, ट्राई के अंदर लिख देंगे, कैच वो हैंडल कर। हमें मोस्टली तो पता रहता है सर किस टाइप की एक्सेप्शन आएंगी, क्योंकि अगर हमने कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन किया है, कोई भी डिवाइड वाला ऑपरेशन किया, तो हमें पता है ये रिस्की है। अगर किसी ने 0 डाला तो एक्सेप्शन आ जाएगा आने वाले टाइम में, तो हम उसको मेंटेन करके चलेंगे भाई ट्राई के अंदर। अगर कोई इंडेक्स, कोई भी एरे में अगर ट्रेवर्स वगैरह कर रहा हूँ तो मैं उसको भी लिख दूंगा, चलो ट्राई कैच के अंदर, स्ट्रिंग वगैरह को भी लिख दूंगा ट्राई कैच के अंदर। बट क्या होगा अगर मुझे पता ही ना हो किस टाइप की एक्सेप्शन आए? ये जो पता थी उनके लिए तो हमने 3 कैच लगा दिए, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन आया तो सर कैसे हैंडल करना? प्रोग्राम तो हमें रेगुलर फ्लो तो मेंटेन रखना है ना, हम नहीं चाहते हमारा फ्लो ब्रेक हो, मींस अब नॉर्मली टर्मिनेट हो प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा जब आपको जितने एक्सेप्शन पता होते हैं उतने कैसे आपने लगा दिए हैं, और आप चाहते हो कि इसके अलावा किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आए और हैंडल हो जाए, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? यहाँ आप देख रहे होगे ये जितनी एक्सेप्शन है ना, ये इनहेरिट कर रही है रन टाइम एक्सेप्शन नाम की क्लास को, और रन टाइम एक्सेप्शन भी इनहेरिट कर रही होती है एक्सेप्शन नाम की क्लास को। तो एक्सेप्शन इन सबका पेरेंट है। तो इन सबके जो ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहे हैं, क्या इन सबके ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए एक्सेप्शन टाइप का रेफरेंस वेरिएबल कैपेबल होगा? अपकास्टिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैं पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल लूंगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उसमें रखूंगा, तो चला जाएगा ना। तो यही है वो ऑप्शन हमारे पास, क्या कि उन्होंने कहा इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आया, सपोज मैं कह रहा हूं जैसे कि यहां कोई स्ट्रिंग होता है, और मैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ के बाद कॉल कर रहा होता स्ट्रिंग डॉट कैरेट 8 को। आपको भी पता है 8 इंडेक्स तो है भी नहीं इसके अंदर। रन करते हैं, टर्मिनेट हुआ, ln लगा दो इसकी, 16 प्रिंट किया किसने? इसने। फिर लेंथ प्रिंट हुई 2, क्योंकि 2 अल्फाबेट थे। फिर आपने कैरेट 8 को एक्सेस करने की वो स्कीम, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया, कौन सा? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सर क्या बोल रहा है? इंडेक्स, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 8। सही है सर, सही है सर, ठीक है। उन्होंने कहा अब ये एक्सेप्शन तीसरा, तो 3 तो हमने हैंडल कर लिए, तो चौथा आ गया सर, इसके लिए क्या करते? उन्होंने कहा इन सबसे बढ़िया था, आप क्या करो, एक ऐसा कैच लगा दो जो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। तो उसके लिए करना क्या है? उन्होंने कहा एक कैच लास्ट में और लगा दो, या फिर इसी को वो कैच बना दो। क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ लिख देना एक्सेप्शन का एन या ई। सर ये कैसा ऑब्जेक्ट बन गया? उन्होंने कहा ये एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकता है। अगर अब सबसे पहले टॉप टू बॉटम तो चलता ही होगा, तो सबसे पहले ये कैच मैच हो जाएगा। अगर अर्थमेटिक होगा तो ऊपर वाला चल जाएगा, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। उससे मैच नहीं हुआ तो अगला वाला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से मैच होगा, इससे मैच हो गया तो ये चलेगा, तो नीचे वाला नहीं चलेगा। अगर इन दोनों से एक्सेप्ट नहीं हो पाया, फिर तो फिर यहां आएगा, और यहां आने के बाद वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबका पेरेंट है, इसलिए ये तो हर एक टाइप की एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेगा। तो सर कर लेगा, तो हम यहाँ पे
ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कॉल करा सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक ये एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है जी, ERR। अभी मैं रन करूं तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना तो ये लेता है ना तो ये लेता है, तो हमें पता है यही कॉल होगा, ये कॉल होगा तो ये तो प्रिंट करवा ही देगा, बट उसके अलावा मैं ये मैसेज भी प्रिंट करवा रहा हूँ इसी कैच के अंदर। एक्सेप्शन आएगा तो ये मैसेज भी आना चाहिए। रन करा, सर वो सारा प्रिंट तो किया ही किया, उसके साथ साथ ये वाला मैसेज भी आया, और ये मैसेज तो तुम यहां प्रिंट कर रहे थे। किस टाइप का एक्सेप्शन है? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। किसने हैंडल कर लिया? इसने हैंडल कर लिया। हैंडल हुआ है तभी तो ये सारे मैसेजेस प्रिंट हो पा रहे हैं। मींस आपका जो रेगुलर फ्लो था वो तो मेंटेन रहा ना, है या नहीं? हाँ सर। तो क्या ये कैच हैंडल कर पा रहा है किसी भी टाइप के एक्सेप्शन? उन्होंने कहा सर अभी तो नहीं कह सकते। कब कहोगे? उन्होंने कहा जब इसमें नल डाल देंगे। नल होगा तो हमें पता है इसी लाइन पे एक्सेप्शन आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नल पॉइंटर टाइप का भी हमने कोई कैच नहीं लगा रखा। रन करते हैं, वो भी हैंडल हो गया। क्या बोल रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन किसने हैंडल कर लिया? इसी ने कर लिया, क्योंकि ये मैसेज तो यहीं प्रिंट करवाया था ना मैंने। किसके थ्रू ये हैंडल कर पा रहे हैं? हमने कहा ये तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, अपकास्टिंग वाला, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास सबका पेरेंट था, इसलिए सर इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट स्टोर हो पा रहा है। ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ तो ये कॉल हो गया, और कैच कॉल हो जाता है तो आपका जो फ्लो होता है वो मेंटेन रहता है। तो सिंगल कैच कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। यस सर, कर पा रहा है सर। तो फिर ऊपर जो जो कैच बना है वो नहीं लगा के डायरेक्ट एक्सेप्शन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, बट अगर मुझे हर एक एक्सेप्शन, जो भी मेरा एक्सेप्शन आ रहा है उसके लिए अलग हैंडलिंग कोड लिखना हो तो हमें अलग अलग कैचेस बनाने पड़ेंगे ना। अगर मैं एक ही एक्सेप्शन लिख दूं तो हाँ सर ये हो जाएगा, मैं इन सबको हटा दूं तो सर अकेला ये कैपेबल है ना, अकेला कैपेबल है किसी भी टाइप की एक्सेप्शन के लिए। लेकिन क्या होगा, उन्होंने कहा हर बार ये सेम ही कोड चलाएगा हर एक एक्सेप्शन के लिए। आप चाहते हो अर्थमेटिक के लिए कोई अलग मीनिंगफुल मैसेज देना, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए अलग मैसेज देना, नल पॉइंटर के लिए अलग देना, स्ट्रिंग इंडेक्स के लिए अलग देना, मीन जिस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है उस टाइप के लिए अलग हैंडलिंग कोड लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग कैचेस लगाने हैं। आपको कोई कोड नहीं लिखना, ये लिख दो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस लाइन पे मीन्स जहां पे ये वाला कैच आ जाता है ना एक्सेप्शन क्लास वाला, उसके बाद कोई भी कैच नहीं लगता। मीन्स अगर आप कहो कि मैं ये वाला कैच ना ऊपर ना लगा के एक्सेप्शन के बाद नीचे लगा दूं तो देखो एरर ही आ गया। क्या एरर आ रहा होगा? अनरीचेबल कैच। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई ऊपर इसको चलाएगा, नहीं मैच हुआ तो यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद तो ऐसा है ही नहीं कहीं जाए, क्योंकि यही बंदा ऐसा है किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो ये केस, ये वाला कैच तो कभी रीच ही नहीं होगा, तो अनरीचेबल है ना ये। तो ध्यान रखना, कभी अगर पूछा जाएगा तो एक्सेप्शन का जो रेफरेंस वेरिएबल देते हैं हम कैच के अंदर, वो लास्ट कैच होता है, वो लास्ट कैच होगा। एसक्यूएल एक्सेप्शन जब एसक्यूएल में कुछ प्रॉब्लम आती है तब आता है। एसक्यूएल एक्सेप्शन जब आपने कभी भी कोई डेटाबेस से कनेक्शन बनाया होगा तो गेट कनेक्शन मेथड कॉल करते हो तो वो एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रोज कराता है। तो जाना उस मेथड को ओपन करके देखना, उसके सिग्नेचर में ही लिखा होगा थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो वो जब एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उसको हैंडल करना पड़ता है। एसक्यूएल सिंटेक्स एक्सेप्शन भी आ जाता है, सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन आ जाता है, तो उसके लिए उसका हैंडलिंग कैच लगाना पड़ेगा। अगर वहां भी आप एक्सेप्शन ई लिख दोगे ना तो वो भी हैंडल हो जाएगी। एसक्यूएल टाइप की एक्सेप्शन भी ये हैंडल कर सकता है। मतलब जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस है ना इसी को इनहेरिट करके बनी है, तो इसका मतलब ये सबका पेरेंट है, और पेरेंट के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो रखा जा सकता है क्योंकि अपकास्टिंग हमने पढ़ी हुई है। ठीक। तो भाई इतना ध्यान रखना, ये आ गया इधर। तो एक्सेप्शन के बाद कोई कैच नहीं आता।
ये वाला प्रोसेस समझ में आ रहा सबको कि सर एग्जीक्यूट होगा ट्राई, अगर एक्सेप्शन आया तो फाइंड करेगा अप्रोप्रिएट कैच, जो मिलेगा उसको चलाएगा, अगर 2 से मैच हुआ तो 2 चलाएगा, बाहर निकल जाएगा, 1 से मैच हुआ तो 1 चला के बाहर निकल जाएगा, 1 2 से मैच नहीं हुआ तो 3 से मैच करेगा, उससे मैच करके बाहर निकल जाएगा, जितनी लगा रखी होगी सबसे 1 बाय 1 मैच कराता है, जो अप्रोप्रिएट मिल जाता है उसी को एग्जीक्यूट करके नीचे वाला कोड चला देता है। अगर किसी से मैच नहीं हुआ तो फिर तो टर्मिनेट ही होगा, अगर कोई भी कैच हैंडल ही नहीं कर पाया एक्सेप्शन तो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। नॉर्मल सी बात है, जो डे 1 में देखा था वही होगा फिर तो। और अगर लास्ट में आपने एक्सेप्शन का ई रखा हुआ है, एक्सेप्शन का एन रखा हुआ है, तो एक्सेप्शन तो सबकी पेरेंट थी, इसलिए अब तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सेप्शन हैंडल ना हो, फिर तो हो ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस कोड को पहले मैं तुम्हें भेजता हूं, फिर कुछ पढ़ते हैं। यही था क्या? सर्वेश जी क्या क्लास में आने का ट्राई कर रहे थे क्या? उप्स, हो गया उप्स। ठीक है जी, ठीक है भाई, तुम बहुत ज्यादा पढ़ गए हो अब तो। ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में मैंने एक एक लाइन आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो लाइन लिख ली थी कि ट्राई के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं, इट मेंटेन्स रिस्की कोड, लिखा था क्या? कैच हैंडलर होता है, वो भी लाइन मैंने वो एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें फोटो क्लिक किया था ना। उसके बाद भाई अब हमें कुछ और पढ़ना है, जैसे 2 कीवर्ड तो समझ में आ रहे हैं हमको, ट्राई और कैच। ट्राई कैच समझ में आ रहे हैं कैसे काम करते हैं, ट्राई का क्या काम है अब हम समझ चुके हैं, कैच का क्या काम है हम वो भी समझ चुके हैं। आगे 3 कीवर्ड और बचे हैं, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज, उनको भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है, कौन सा क्यों आया, ये बिल्कुल पता होना चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं इस प्रोग्राम को हटाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो अब क्या करें, चलो ये रहने देते हैं इतने कैचेस, सारा कोड एज इट इज बना रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने कहा देखो, अब आगे चल के एडवांस में काम करोगे या कोर में भी जो तुम काम कर रहे हो ना, तो हम कुछ रिसोर्सेस ओपन किया करते हैं हमेशा। जैसे रीडिंग राइटिंग के लिए आपने एक रिसोर्स यूज किया है ना, प्रिंट स्ट्रीम का एक रिसोर्स यूज किया था, कौन सा, प्रिंटल है। इनपुट स्ट्रीम का सिस्टम डॉट इन यूज किया था, कहाँ, स्कैनर क्लास के अंदर पास करके। तो स्कैनर क्या है, एक क्लास है, एक क्लास है जो यूजर इनपुट लेती है, ऐसा हमने पढ़ा है। यूजर इनपुट मतलब कंसोल से रीडिंग का ही काम कर रही है, कंसोल पे जो डाला जाता है उसको रीड करके ले आती है, किसी मेथड के थ्रू ही लाती होगी। हाँ, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट नेक्स्ट डबल या नेक्स्ट लाइन, ऐसे कुछ मेथड हुआ करते थे। तो रीडिंग का काम करने के लिए आप एक क्लास यूज कर रहे हो जिसका नाम है स्कैनर। वैसे ही फाइल्स को रीड किया जाता था, पहले हम फाइल फॉर्मेट में पढ़ा करते थे, हम डेटा जो परमानेंट स्टोर करते थे तो फाइल्स में स्टोर करते थे। तो फाइल्स में स्टोर करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम की भी क्लास होती है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास होती है। तो ऐसी क्लासेस क्या कही जाती है, इनका रिसोर्सेस। हम किसी एक रिसोर्स को ओपन कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट फाइल मैंने ओपन की तो वो एक रिसोर्स ही तो है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप ओपन करते हो उनको क्लोज भी करना होता है भाई, उनको प्रॉपर क्लोज करना होता है। अगर क्लोज नहीं करते तो मेमोरी लीकेज की एक प्रॉब्लम आती है, रिसोर्स कभी ओपन नहीं छोड़ सकते। वैसे ही आगे चल के जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे, हाइबरनेट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, स्प्रिंग एमवीसी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कराने के लिए अब डेटाबेसेस यूज करते हैं। तो डेटाबेस यूज करोगे जेडीबीसी के अंदर, मैंने कहा हाँ सर। और डेटाबेस यूज करोगे तो डेटाबेस से कनेक्शन तो बनाओगे, डेटाबेस एक अलग एप्लीकेशन होगा, जावा का आप जो बनाओगे वो एक अलग एप्लीकेशन होगा। दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए एक कनेक्शन कनेक्शन कभी बनाया किसी ने कनेक्शन? नहीं, किसने बनाया? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके एक मेथड कॉल किया जाता है जो आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देता है, और जब कनेक्शन बन जाता है तब भी सर आप एलिजिबल होते हो कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए, मींस अपना कोई भी डेटा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। गुड प्रैक्टिस कहती है कि भाई जब आपकी ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो जाए ना, तो उस कनेक्शन को क्लोज जरूर कराइए।
सही है। जैसे आपका स्कैनर है, ये भी एक रिसोर्स ओपन करता है, जैसे आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, ये भी रिसोर्स ओपन करके बैठे हैं, तो इनका इन रिसोर्सेज को प्रॉपर क्लोज करना होता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक। और क्लोज करने के लिए सबके पास एक ही कॉमन मेथड होता है, डॉट क्लोज मेथड। कौन सा मेथड? डॉट क्लोज मेथड। सर कहां से आता है ये मेथड? कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, एक ऑटो क्लोजेबल नाम का इंटरफेस होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। कौन? डॉट क्लोज मेथड। ऑटो क्लोजेबल को एक्सटेंड कराने वाला एक और इंटरफेस होता है, क्लोजेबल। और क्लोजेबल इंटरफेस को आपकी सारी रिसोर्सेज वाली क्लासेस है ना, वो इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। तो मतलब हर एक क्लास के अंदर मिल जाएगा आपका क्लोज मेथड, जो क्या काम करेगा? आपके रिसोर्स को क्लोज करने का काम करेगा। सही है। तो आपको करना क्या है? मैंने कहा आपको सारे काम करने हैं। डेटाबेस ट्रांजैक्शन करनी है, फाइल इनपुट स्ट्रीम करना है, आउटपुट स्ट्रीम करना है, या फिर यूजर इनपुट लेना है, कुछ भी करना है। तो एक रिसोर्स ओपन करोगे, उस रिसोर्स को क्लोज करना था। उनका क्लोज करने के लिए कोड लिखना है। क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एट द एंड बंद तो करना ही है। अब क्लोज वाला कोड हम कहाँ लिखें? क्योंकि ट्राई के अंदर भी हम कुछ कोड लिख सकते हैं, कैच के अंदर भी लिख सकते हैं, और ट्राई कैच के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक। आओ हम उस रिसोर्स को ओपन करके देखते हैं। एक रिसोर्स कोई सा भी ओपन कर लेते हैं। धीरे धीरे वो रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, मींस कनेक्शन वगैरह जब हम जेडीबीसी पढ़ेंगे तो वो भी आएगा, उसको भी क्लोज करा रहे होंगे। कैसे कराएंगे? ऐसे ही कराएंगे जैसे इसको कर रहे हैं। अब आप देख रहे होगे, कभी भी आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो यहाँ एक इंडिकेटर आता रहता है येलो। क्या बोलता है इसको? कभी पढ़ा? रिसोर्स लीक, एससी इज। सर ये नीचे वाला कोई एरर नहीं है, ये तो बस ये बोल रहा है कि तुमने अभी यूज नहीं किया कहीं भी। अगर हम इससे नेक्स्ट इंट कॉल करा लें तो ये एरर हट जाएगा। उन्होंने कहा एससी डॉट नेक्स्ट ही कॉल कर लो, एक बार यूज हो गया वो एरर हट गया होगा। बट ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि एससी को आप, एक रिसोर्स ही तो है, इसको कभी क्लोज नहीं किया तुमने। उन्होंने कहा नीचे आके एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इसको क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर दो। एससी डॉट क्लोज को कॉल करो तो देखो स्कैनर क्लास का ही क्लोज आ रहा है ना, स्कैनर क्लास का है, क्योंकि सर ओवरराइडेड होगा वहां पे। अब अगर जाए तो क्या स्कैनर पे कोई एरर आ रहा है? तो मतलब अब हमारा जो रिसोर्स है वो प्रॉपर क्लोज होगा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। बट आपको इतना पता होगा कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हमारा प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। अब प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है तो क्या नीचे वाली ये लाइन चल पाएंगी? नहीं चलेंगी। अगर मेरा कोई अभी तो आपने ये लगा रखा है इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होगे। तो अब मैं कह रहा हूं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा तो ये हैंडल कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो क्या होगा? प्रोग्राम उसी लाइन से, मींस इस लाइन से टर्मिनेट होगा अब नॉर्मली। अब लाइन नंबर 18 से जेबीएम टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया प्रोग्राम, तो क्या बची हुई लाइन कभी चली होंगी? एक भी लाइन नहीं चलती सर। तो क्या फिर एससी डॉट क्लोज कॉल हो पाया होगा? तो क्या रिसोर्स क्लोज हुआ? तो सर अब हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि ये यहाँ पे लिखोगे तो चल नहीं पाएगा, तो हमने क्या किया, इसको उठाया यहां से, हमने कहा ट्राई के अंदर डाल देंगे, यहां डाल दिया क्लोज को, फिर चलाया प्रोग्राम, फिर वहीं पे एक्सेप्शन आया। कहां? और यहां एक्सेप्शन आया तो आपको पता होगा कि रेस्ट ऑफ द ट्राई स्किप हो जाता है। तो क्या ये कॉलिंग हो पाई होगी? नहीं हो पाई सर, नहीं हो पाई। उन्होंने कहा नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये क्लोज अभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम यहां भी नहीं लिखेंगे, अब हम कैच में लिख देंगे। कैच तो चलता होगा ना एक्सेप्शन आने पे। उन्होंने कहा चलो अर्थमेटिक टाइप का या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टाइप का एक्सेप्शन आया तो मैंने यहां लिख दिया। ठीक, मैं 20 को एक्सेस कर रहा हूं, 20 को एक्सेस कर रहा हूं, हमें पता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, आएगा तो ये वाला कैच जरूर चलेगा, ये चलेगा तो एससी को क्लोज कर देगा। कर दिया, बहुत बढ़िया। बट अभी मैं इसको चलाऊं तो एकदम सही चल रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट को क्लोज किया, कॉल किया था ना, वो वहां पे होल्ड हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो जाओ। ठीक है, रन किया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया। ये कहां से मैसेज प्रिंट हुआ? यहां से। बट उससे पहले ये क्लोज करा चुका होगा उस रिसोर्स को। बहुत बढ़िया चला प्रोग्राम। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं 1 को कॉल कर रहा हूं, 1 को कॉल कर रहा हूं, तो एरे ऑफ 1 तो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो प्रिंट कर देगा 13 को। उसके बाद ये वाला एक्सेप्शन आएगा,
ये वाला एक्सेप्शन के लिए फाइंड करेगा अप्रोप्रिएट कैच, स्ट्रिंग इंडेक्स सॉरी नल पॉइंटर। ये नल पॉइंटर लेता है? नहीं लेता। तुम लेते हो भाई नल पॉइंटर? इनका हम भी नहीं लेते। कोई भी नहीं लेता तो क्या होगा? प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्या ये कॉल होगा? नहीं होगा। एक और केस बता देते हैं, क्या? उन्होंने कहा मे बी इसके अंदर, मैं तो कह रहा हूं एक्सेप्शन ही नहीं आई तो हाई एक मैसेज था और आई पे मैंने इस जीरो को एक्सेस करा रखा है। ए और बी में, बी में जीरो नहीं डालेंगे, हम डालेंगे 1। कोई एक्सेप्शन आएगा क्या? एरे ऑफ 1 भी है, स्ट्रिंग की कोई लेंथ भी है और कैरेट 0 भी है, एच प्रिंट होगा ना। एक्सेप्शन नहीं आया, रन करें। कोई एक्सेप्शन आया क्या? सारे कोड चला है ए टू जी। हाँ, क्या ये कैच चला होगा? हमने सुना था ना, अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो इग्नोर हो जाते हैं कैच ब्लॉक्स। कैच ब्लॉक इग्नोर हो गया, हमने कहा तो अगर कैच नहीं चला तो अभी भी ऐसी क्लोज नहीं हुआ। तो ना तो हम ट्राई में लिख पा रहे हैं क्लोज को, ना तो कैच में लिख पा रहे हैं, ना बाहर लिख पा रहे हैं। अब हम हो गए हैं, क्या बोलेंगे उसको, बेबस, लाचार, बेचारा, जो भी। हमने कहा जावा वालों से कह दिया भैया अब नहीं हो पा रहा हमसे। हमने सब जगह लगा के देख लिया क्लोज को, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से क्लोज कॉल ही नहीं होता। कभी एक्सेप्शन आ रहा है तो वो जो ट्राई है ना, रेस्ट ऑफ ट्राई, वो इग्नोर हो जाता है, कंट्रोल चला जाता है कैच के पास, तो कॉल नहीं होता। फिर हमने कैच में लिखा तो हमने कहा एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच कॉल नहीं होगा, तो फिर क्लोज नहीं होगा। फिर हमने लिख दिया था मेन में जाके, ट्राई कैच के बाहर लिख दिया, उन्होंने कहा कोई ऐसा एक्सेप्शन आया जो हैंडल ही ना हुआ तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट होगा। अगर जीवीएम लाइन नंबर 10 पे टर्मिनेट हो गया तो अगर 20 पे कॉल लगी तो वो तो कभी चलेगी नहीं। उन्होंने कहा तीनों में से किसी जगह हम लिख ही नहीं पा रहे, लिख रहे हैं कुछ ना कुछ रीजन आता है और जिसकी वजह से हमारा क्लोज कॉल नहीं होता। आप क्या चाहते हो? वो रिसोर्स प्रॉपर क्लोज हो जाए। क्लोज मतलब क्लीन करना चाहते हो ना रिसोर्स को एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आप चाहते हो एनी किसी भी कंडीशन में ये क्लोज चलना चाहिए। तो उस केस के लिए हमने जब रिक्वेस्ट रखी जावा थी, भाई कुछ ऐसा बता दो, ऐसा बता दो जहां पे हम इस क्लोज को लिख पाए और ये क्लोज हमेशा चले, तब जावा ने तुम्हें एक फाइनली कीवर्ड दिया। जावा ने क्या दे दिया? एक फाइनली कीवर्ड दे दिया। उन्होंने कहा ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसका एक ब्लॉक बना लेना तुम, और वो ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होगा जो एक्सेप्शन आने पर भी चलेगा और एक्सेप्शन नहीं आने पर भी चलेगा। फाइनली का, अगर फाइनली को हिंदी में कहें तो कैसे यूज करते हो फाइनली को? आखिरकार। हाँ, आखिरकार। तो उन्होंने कहा एक्सेप्शन आए या ना आए, आखिरकार ये वाला ब्लॉक तो चलेगा। तो फाइनली ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन आने पर भी चल जाएगा, नहीं आने पर भी चलेगा। आओ देखते हैं, अगर चलता होगा तो हम देख लेंगे, पता लगेगा ना। हमारे पास बहुत तरीके हैं। देखो फाइनली ब्लॉक बन गया। हाँ सर, यहां पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, फाइनली ब्लॉक, रीच्ड, और इसके अंदर हम वो कॉल डाल देंगे। यहां से हटा दो, अगर ये मैसेज प्रिंट होगा तो जरूर एससी क्लोज हो गया होगा, है ना। अब अगर एक्सेप्शन नहीं आया, रन करें, फाइनली ब्लॉक चला है? हाँ सर चला है। मैंने कहा अच्छा जी, अगर मैंने 19 एक्सेस किया तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब यहां चला कैच, और कैच के तुरंत बाद देख रहे हो फाइनली भी रीच हुआ है, मतलब एक्सेप्शन आ रहा है तब भी चल रहा है, एक्सेप्शन नहीं आ रहा तब भी चल रहा है। तो फाइनली ब्लॉक क्यों आया, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हमें अपने रिसोर्सेज को क्लीन या क्लोज करना था, क्लीन या क्लोज करना था, उसके लिए हमें क्लोज मेथड कॉल करना पड़ता है। उनका क्लोज मेथड को कॉल कराने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉक नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए जावा ने हमें एक ब्लॉक दिया है फाइनली। उन्होंने कहा कोई भी क्लीन अप कोड हो ना, जो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम तुम्हें चलाना ही है, आखिरकार चलाना ही है, वो वाला कोड लिखोगे तुम फाइनली के अंदर। क्या क्या? हाँ, अब हम, मैंने कहा आपने एक कनेक्शन बनाया, समझने वाले तो पहले ही समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले तो फिर से सुन लो। आपने कनेक्शन बनाया,
कनेक्शन बनाया तो मतलब एक डेटाबेस से कनेक्शन बनाया होगा, तो कनेक्शन ओपन है। अभी एक ट्रांजेक्शन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 50 किए, 50 के बाद अगर आपने क्लोज नहीं कराया तो कनेक्शन ओपन है। कोई दूसरा बंदा तुम्हारे एप्लीकेशन को अगर यूज कर रहा होगा तो वो घुस सकता है तुम्हारे डेटाबेस में। हाँ सर, इसलिए वो बोल रहा था मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आ रही। इंडिकेटर आ रहा था ना, आपकी इक्लिप्स ही बता रही थी रिसोर्स लीक, एससी इज नेवर क्लोज्ड। एससी को भी क्लोज करना है, कनेक्शन को भी ऐसे ही क्लोज करना पड़ेगा। अगर कनेक्शन को भी क्लोज नहीं करोगे वहां भी आएगा ये। इसलिए हमें सारे रिसोर्सेज जो भी हमने यूज किए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर एट द एंड आकर क्लोज करने ही पड़ते हैं, करने चाहिए गुड प्रैक्टिस के लिए। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम इतना अच्छा एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो यहाँ बैठ के जो कोई हैक करने आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो सर हमारा प्रोग्राम कौन हैक करेगा या कौन आके एक्सेस कर लेगा, कोई रिसोर्स हमारा लीक नहीं हो रहा, हम तो नहीं करेंगे, तो मत करो भाई। बट जब जाओगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करोगे, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, वहां तो तुम क्लोज लगाना भूल नहीं सकते। अगर भूल गए और तुम्हारा कोड गया टेस्टिंग के अंदर, या फिर तुम्हारा कोई सीनियर उसको चेक करने बैठ गया, उस एपीआई को उसने देखा और देखा कि इसने क्लोज नहीं किया सुनाएगा, है ना, तो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग में क्या करना पड़ता है, रिसोर्स फ्री करनी होती है ताकि दूसरा थ्रेड यूज कर सके। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी एग्जीक्यूशन। उन्होंने कहा विदाउट एक्सेप्शन कैसे चलता है, उन्होंने कहा ट्राई चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच तो इग्नोर होगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो सीधा कहां चला जाएगा। उन्होंने कहा अगर एक्सेप्शन आया तो कैच एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फाइनली चलेगा। बट फाइनली तो दोनों ही केस में चल रहा है ना, विद एक्सेप्शन और विदाउट एक्सेप्शन। अच्छा, इसके बाद में कुछ और बता रहा था तुमको। दो कीवर्ड के बारे में पहले तुम्हें नोट्स लिखा चुका हूं, तीसरा कीवर्ड के बारे में और लिख लो फाइनली। और किस लिए यूज होता है, इट मेंटेन्स क्लीन अप कोड दैट इज क्लोजिंग द रिसोर्सेज। यही रीजन था जिसकी वजह से ये ब्लॉक आया है। तो फाइनली आप इंटरव्यूअर्स का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज। सुना है, किसी ने फेस किया होगा जरूर। फाइनल क्या होता है सर, एक कीवर्ड है। फाइनल क्या है, एक कीवर्ड है। किस लिए यूज होता है, कांस्टेंट बनाने के लिए, किसी को फिक्स करने के लिए। वेरिएबल को अगर फाइनल बनाओगे तो वैल्यू मतलब नो चेंज, फाइनल का मतलब होता है नो चेंज। वेरिएबल के आगे लगाया तो वेरिएबल चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मेथड के आगे लगा दिया तो मेथड की ओवरराइडिंग खत्म, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा ना, ओवरराइड नहीं हो सकता। क्लास पे लगा दिया तो क्लास भी इनहेरिट नहीं होती। तीनों लेवल पे बता चुका हूं फाइनली को। फिर सॉरी फाइनल को, अब आया फाइनली। उनको फाइनली क्या है, फाइनली तो सर एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, क्लीन अप कोड के लिए हम फाइनली रिसोर्स का यूज करते हैं। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो आखिरकार चलता ही है, एक्सेप्शन आने पर भी और एक्सेप्शन नहीं आने। फाइनलाइज क्या है, वो गार्बेज कलेक्शन का पार्ट होता है। फाइनलाइज एक मेथड है गार्बेज कलेक्टर का जो एग्जीक्यूट हुआ करता था बिफोर द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है ना मेमोरी पे, उससे पहले कॉल होने वाले एक मेथड था। सेम वैसे ही, जैसे एकदम सेम नहीं बट काफी सिमिलरिटी थी, जैसे आपके C++ में डिस्ट्रक्टर हुआ करता था ना, वैसे ही फाइनलाइज एक मेथड होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता था, जब ऑब्जेक्ट डिलीट करते थे तुम, वैसे ही फाइनलाइज एक मेथड होता है। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, इसका फोटो ले लिया, इसको लिख लेना, कल मिलेंगे।